गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जो बच्चे क्लास में हैं अभी प्रेजेंट, वो लोग एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है क्या कि मैं उनके लिए सारा लेके आ गया हूँ टॉप 100 बेसिक फार्मूले। इस फार्मूले का आप पढ़िए, एग्जाम के प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपके सारे क्वेश्चन नहीं बने तो आप हमसे पूछना, आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। या जो बच्चे क्लास 11th और 12th पास हो गए हैं, वो एक बार रिवाइज करना चाहते हैं कि हम थोड़ा पूरा फार्मूला अपने मैथ्स का रिवाइज कर लें, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सारा चीज़ उनका क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बेसिकली डिफेंस वाले बच्चों के लिए है, उनको फार्मूला याद करा के रहूँगा मैं, है कि नहीं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने चैनल की तरफ, चलते हैं अपने बातों की तरफ, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो आपको पता है ना, मैं थोड़ा आर्बिट्री लिखा हूँ, आर्बिट्री से लिखा हूँ कि आपके माइंड पे थोड़ा एक्टिव करना चाहिए कि आखिर ये है क्या, है कि नहीं, किस टॉपिक का है। पहले बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। लाइन से ना पढ़ते हुए आपको पता है ना, अंडर रूट ऑफ -a, ये रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आपको समझ जाना होगा पक्का ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो मैंने क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया। यहीं आपसे एयरफोर्स पूछेगा, देखना। तो ये -1 है इंटू क्या कर देंगे, अंडर रूट a कर देंगे। और आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू कितनी होती है, i, आयोटा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ai। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको बैलेंसिंग करने के लिए दे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं, Z1 = A1 + IB1, Z2 = A2 + IB2, और बोले कि दोनों को आप बैलेंस कीजिए, कुछ x y की वैल्यू निकालिए। तो याद रखना, रियल को हमेशा रियल के साथ बैलेंस करना और कॉम्प्लेक्स को हमेशा कॉम्प्लेक्स के साथ बैलेंस करना। कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं यहाँ पे लिखा हो कि रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे। अच्छा, अब चीज़ें आती हैं आपकी यहाँ पे, ये y = ax² + bx + c, मैं इसके आगे बताऊंगा कि इसके सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, मैं सारा बताऊंगा। क्योंकि पावर जब डिग्री इसकी 2 है तो इसके 2 ही रूट आएंगे, अल्फा और बीटा, आपको बताऊंगा। ये देखिए, अगर a पॉजिटिव होगा तो आपको पता है, अगर a पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ बनता है, और a निगेटिव होगा तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ बनता है। मेन इसका रेंज पूछता है, तो रेंज क्या होता है, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। रेंज मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू ये है ना, मिनिमम वैल्यू ये है, और मैक्सिमम तो ये कितने ही पहुंच सकता है, तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो गया, है कि नहीं। यहाँ देखिए मिनिमम वैल्यू तो -∞ होगा ना, ऊपर +∞ तो नीचे -∞, तो ये हो गया -∞। ये जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, इसको बोलते हैं -d/4a बोलते हैं। क्या बोलते हैं, -d/4a। तो याद रखिएगा, अगर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो तो उसका रेंज होता है -d/4a से इन्फिनिटी तक, और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड हो तो उसका रेंज क्या होता है, -∞ से -d/4a, है कि नहीं। ये है आपका क्या, डायमेट्रिक एंड ऑफ सर्कल। ये सर्कल आपको दिया रहेगा ऐसे, और दोनों का डायमीटर, ये तो एयरफोर्स में एकदम पूछता है, ये दोनों का डायमेट्रिक एंड आपको दिया गया होगा, x1 y1, इसको दिया गया होगा x2 y2, और आपसे पूछ लेगा क्या कि सर्कल का इक्वेशन बताइए। ये x1 y1, ये x2 y2, आपसे पूछेगा सर्कल का इक्वेशन बताइए। तो याद रखिएगा, y - y1 y - y2 + x - x1 × x - x2 = क्या होता है, 0 होता है। इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। पहले इतना लिखिए, हाँ। अब आइए इंटरसेप्ट के बारे में बताते हैं। जैसे XY प्लेन है, आपको बताया था ना कि XY प्लेन, ये XY प्लेन है, ये X है और ये क्या है, Y है। सर्कल चैप्टर जो बनाया हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ जाकर आप डिटेल में सर्कल पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल जब ड्रॉ करूँगा तो कुछ x एक्सिस को कट किया और कुछ ये y को कट किया, है कि नहीं। इसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये एयरफोर्स में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए x इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन XY प्लेन, तो x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2√g² - c, और यहीं y पूछे तो y के लिए g की जगह पर क्या होता है, f होता है, तो 2√f² - c। एक हो गया 2√g² - c और एक हो गया 2√f² - c। कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल के आपको कोई दो साइड दिए हों वेक्टर फॉर्म में, a और b दिया गया होता है, एक वेक्टर दिया गया होता है, a वेक्टर = 2y + 3k + 4j, और b वेक्टर = वेक्टर फॉर्म में आपको दिया गया होगा, उसको लिख के कंपोनेंट तोड़ के दिया गया होगा, और पूछ देगा क्या कि बताइए a क्रॉस b मीन्स क्या होता है। तो इसको बोलोगे ना कि ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b हमेशा रिप्रेजेंट करता है एरिया वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया वेक्टर। तो a क्रॉस b को हम बोलेंगे रिप्रेजेंट करता है हमेशा क्या, एरिया। और आपसे पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल,
एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो करते कुछ नहीं है, बस इसका a क्रॉस b निकाल देंगे और इसकी मॉड वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, इसकी मॉड वैल्यू ले लेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b गिव्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्वाड्रेटल क्या होता है, क्वाड्रेटल क्या होता है, ट्रायंगल आपको पता है ना, ट्रायंगल ऐसे मान लीजिए बना है, ट्रायंगल ऐसे बना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे आगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे आगे, क्वाड्रेटल बन जाएगा। तो इसमें जो ये डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल होगा या ये डायगोनल होगा, डायगोनल का क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, डायगोनल का क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो उसका एरिया निकल जाएगा। क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेटल होता है 1/2 AC क्रॉस BD, है कि नहीं। ये मान लीजिए A है, ये B, ये C और D, तो AC क्रॉस BD ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है 1/2 A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 1/2 AC क्रॉस BD। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखिए जल्दी से लिखिए। ये जो है यहाँ पे फॉर्मूला में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, आपको जनरल सॉल्यूशन में पढ़ने के लिए आएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है। 0 का पूछ लेता है और नहीं तो ये पूछेगा जब दोनों बराबर होंगे, है कि नहीं। या तो 0 को पूछ लेगा, नहीं तो क्या होगा, बराबर वाले पूछ लेगा। जनरल सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, ऐसे बोलेगा आपसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। आपको जनरल सॉल्यूशन लिख के दिखाना है इसका। तो आपको क्या पढ़ोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन कितने पे होता है ये, साइन 30 पे 1/2 होता है ना, तो π/6 पे होता है 1/2, साइन 30 हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, n पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा कितना है, π/6। ऐसे ही करके कुछ क्या करोगे, वैल्यू को इवेल्युएट करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद करना पड़ेगा साइन कॉस टैन, ये तीनों का पूछ लेता है आपसे। साइन कॉस टैन ये तीनों क्या करेगा आपसे, पूछेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू अल्फा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और एक यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस अल्फा याद रखिएगा। और टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। क्या सर याद करेंगे, हाँ भाई आप याद करोगे, याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन बनने वाले हैं नहीं। जितना पढ़ा रहा हूँ इसके आगे आप मत पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, एग्जाम के क्वेश्चन जाके देखिएगा, सारे के सारे टैकल हो जाएंगे आपसे। ये जो दोनों फार्मूला है, ये बस नेवी तो ऐसे डायरेक्टली दोनों क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, क्या कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो आप tan स्क्वायर एक्स का जगह लिखोगे sec स्क्वायर एक्स -1, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे, है कि नहीं। तो इसका ट्रिक ये है, क्या कि tan स्क्वायर एक्स -1 है ना, तो इस स्क्वायर को हटा दो, तो क्या बचा, tan x बचा, तो लिख दो tan x माइनस में x प्लस में c। बस याद कर लो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस एक्स प्लस सी। यही अगर cot स्क्वायर का पूछता है तो इसको हटा दो, क्या करो, हटा दो, तो cot x माइनस एक्स प्लस सी, बस cot में क्या करना, नेगेटिव लगा देना। कितना अच्छा ट्रिक है, मैं बोल रहा हूँ ये दोनों को याद कर लो, देखना एग्जाम में ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, है कि नहीं। एग्जाम में डिटो आपका क्वेश्चन यहीं ला के रख देगा, यही क्वेश्चन ला के रख देगा। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने आंखों से देखा है tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछते हुए, तो बस tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस एक्स प्लस सी, और cot स्क्वायर का पूछे तो cot x माइनस एक्स प्लस सी। हार्मोनिक का पूछता है बहुत, देखिए AP GP के मेन टर्म पूछेगा, वो आगे बताऊंगा आपसे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हार्मोनिक पूछता है आपसे। हार्मोनिक एक्सप्रेशन दिया गया होगा, पूछेगा 5वां टर्म बताओ, 6वां टर्म बताओ, ऐसे करके पूछेगा। तो पहले हार्मोनिक क्या होता है, अर्थमेटिक का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कि नहीं, 1/, करके करते हैं। तो क्या करेंगे, हार्मोनिक को उल्टा कर देंगे और पहले AP मिला देंगे, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिला देंगे। हार्मोनिक वाले को पहले अर्थमेटिक मिला देंगे और उसके बाद सेम अर्थमेटिक वाला सारा प्रोसेस कर देंगे, और जब आंसर आएगा तो फिर से उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, है कि नहीं। हार्मोनिक दिया एक्सप्रेशन, कोई बात नहीं, पहले उसको AP में बदल देंगे, AP हो गई, और AP के बाद क्या करेंगे, सारे टर्म उसके फाइंड कर लेंगे, और जब सारे टर्म उसके फाइंड कर लेंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, तो फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो किस में चला जाएगा, फिर हार्मोनिक में चला जाएगा। देखिए कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए, ये आपको बता दिया, ये आपको बता दिया, और अभी 100 फार्मूले बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको पहले जल्दी से लिखिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं कीजिए। जल्दी से इसको लिखिए, पहले जल्दी से, जॉट इट डाउन फास्ट, जॉट इट डाउन। देखिए
देखिए कुछ अब हम लोग जनरल फार्मूला करेंगे। क्या है कुछ जनरल फार्मूला यहाँ पे। तो ये जनरल फार्मूला जो आपके के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में हर बार आपका जनरल फार्मूला आपसे पूछ ही लेता है। तो जनरल फार्मूला को आप थोड़ा मतलब एक वैल्यू दीजिएगा। जैसे है क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन के किस किस वैल्यू पे साइन का वैल्यू 0 आता है, तब याद करना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू n पाई। जो साइन का केस होता है वही टैन का भी होता है। अगर पूछे कि 0 कब कब आता है साइन में और टैन में, तो आपको बोलना है n पाई पे। क्या n पाई पे रख के आप चेक कर सकते हो। n की वैल्यू जब 0 रखोगे तो वैल्यू आएगी 0, दैट मीन्स साइन 0 में होता है कितना 0। अगर n का वैल्यू आप रखोगे 1 तो ये हो जाएगा पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 ही 0 ही होती है। आपको ऐसे करके टैन का भी याद करना पड़ेगा। टैन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। यहाँ भी क्या होगा n पाई मिलेगा। लेकिन जो ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपको याद करना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। 2n + 1 पाई बाई 2 कॉस पे क्या होता है, ये वैल्यू आपको मिलने वाली है कितना 0। एक चीज़ यहाँ देखिए, आपको पता है ना कि जब लिमिट के इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपने पढ़ा था, तो वहाँ ये आपने पढ़ा था क्या कि एक टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0 पढ़ा था ना, 0 बाई 0 फॉर्म। तो जहाँ आपको 0 बाई 0 फॉर्म मिल जाए, जहाँ आपको 0 बाई 0 फॉर्म मिल जाए, सबसे इजी वे क्या होता है कि आप वहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा दें। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद जो लिमिट की वैल्यू दी गई होती है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, लिमिट में पुट कर देते हैं, और वैल्यू हमारे पास क्या होती है, निकल के आती है कि नहीं। ये भी आपको बता चुका हूँ क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका इक्वेशन क्या होता है ax² + bx + c, जिसमें कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, तो इसके रूट भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो इन रूट में रिलेशन पूछ लेता है, रूट में और इनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में क्या पूछता है, रिलेशन पूछ लेता है। तो आपको बताना पड़ेगा क्या कि रूट का सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है क्या -b/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। और एक होता है अल्फा माइनस बीटा, जिसको अलग से क्वाड्रेटिक चैप्टर में आपको बताया था, जिसको बोलते हैं श्रीधार्याचार्य का नियम, अल्फा माइनस बीटा। और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है क्या, √d/a। एक चीज़ ये भी बताया था आपसे क्या कि अगर इंटीग्रेशन में दिया रहे e⁻x fx + f'(x), e⁻x fx + f'(x), अगर आपको दिया गया हो जिसमें इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मिल रहा हो और ये e⁻x अगर दिया गया हो, तो इसका सिंपल आंसर निकल के आता है क्या, e⁻x fx + c, e⁻x fx + c। इसमें किसी को दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अगला इक्वेशन में आपको बताया था, मैं आर्बिट्री 1 बाय 1 करके इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके लिए क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। क्या होगा आपके लिए, प्रैक्टिस होगा बहुत ज़्यादा। देखिए इसको, गर्मी है, ये देखिए प्रैक्टिस के लिए मैं बताया था यहाँ पे, अगर इक्वेशन आपको दिया रहा है सर्कल का ax² + by² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहता है, देखिए इसमें मैं वही क्वेश्चन लिखा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ लिखा हूँ, जाके आप क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इसका सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर क्या होता है, इसका आधा कर देंगे 2g का आधा g और नेगेटिव लगा देंगे, तो -g, -f यहाँ से लिख लेगा, और रेडियस की वैल्यू आती है क्या, √g² + f² - c। यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ, सर्कल में, ये ट्रायंगल में आपको पता था ना, ट्रायंगल में अगर कोऑर्डिनेट आपको दिए गए होंगे, x1y1, x2y2, x3y3, और इन लोगों को क्या पूछ सकता है, सेंट्रोइड पूछेगा। क्या पूछेगा, सेंट्रोइड पूछेगा। तीनों परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होता है एंगल का ना, यहीं पे निकलता है क्या, सेंट्रोइड की फार्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड का फार्मूला होता है x1 + x2 + x3y3, मतलब तीनों x वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे और तीनों y वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, सेंट्रोइड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सेंट्रोइड निकल जाएगा। ये तो आपको पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a, x⁻n - a⁻n और बाई में x - a रहे, तो ये क्या होता है, n बाहर निकल के आता है, n × a⁻n - 1 हो जाता है, n × a⁻n - 1 हो जाता है। पता है ना, ये तो बहुत ईजी है, आप लोग को याद है, ये आपको करा ही दिया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x³ - 1, x³ - 1 इज इक्वल टू, जब 0 होता है तो x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, x³ की वैल्यू आएगी 1। यहाँ से 3 रूट निकले थे हमारे पास, कितने रूट, 3 रूट, एक निकला था 1, एक निकला था क्या, ओमेगा, एक निकला था क्या, ω²। तीनों को जब सम ऑफ रूट कर देंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट कर देंगे, तो 1 + ओमेगा + ω² की वैल्यू आती है 0। 1 × ओमेगा × ω², दैट मीन्स 2 और एक यहाँ से
15, ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1। तो आपको याद करना पड़ेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0 और ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है कि नहीं। लिखिए इसको जल्दी से। हो गया सबका। अच्छा ये देखिए, जब दो नंबर वेन टू नंबर ए एंड बी, अगर आपको दो नंबर दिया गया हो ए और बी, जैसे 5 और 6, 7 और 8 आपको करके दिया गया हो और आपसे पूछ ले कि बताइए उसका अरिथमेटिक मीन, बताइए उसका ज्योमेट्रिक मीन और बताइए उसका हार्मोनिक मीन। ये तो एयरफोर्स बार बार पूछता है कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो देखिए अरिथमेटिक मीन के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे देते हैं। हार्मोनिक मीन के लिए अंडर रूट में लगा देते हैं दोनों का प्रोडक्ट अंडर रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन क्या होता है 2ab बाई में a प्लस बी। ये तीनों आपको याद करना पड़ेगा, दो नंबर हैं a और b, तो अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है क्या 2ab बाई में a प्लस बी। देख लीजिए यहाँ पे। हाँ पीरियड आपसे पूछता है क्या फ्रैक्शनल इंटीजर 1 का। हाँ इन तीनों में, अच्छा इन तीनों में देखिए सबसे बड़ा होता है अरिथमेटिक मीन, फिर होता है क्या ज्योमेट्रिक मीन, और फिर बड़ा क्या होगा हार्मोनिक मीन। आंसर में आएगा सबसे बड़ा अरिथमेटिक मीन आता है, फिर आता है ज्योमेट्रिक मीन, फिर आता है हार्मोनिक मीन। पीरियड ऑफ फ्रैक्शन इंटीजर 1, फ्रैक्शन इंटीजर का होता है कितना 1 होता है। फ्रैक्शन इंटीजर अगर x दिया हो तो फ्रैक्शन इंटीजर x का पीरियड कितना होता है 1 होता है। फ्रैक्शन इंटीजर x का पीरियड कितना होगा 1 होगा। इतना आप लोग क्या कीजिएगा याद कीजिएगा, फ्रैक्शन इंटीजर x का पीरियड होता है 1। ये देखिए, ये तो आपको पता है ना कि जो कॉम्प्लेक्स में पहला जो इमेजिनरी रूट था उसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आयोटा, और आई की वैल्यू आती है क्या अंडर रूट ऑफ -1। आई की वैल्यू क्या आती है अंडर रूट ऑफ -1। इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई क्यू की वैल्यू होती है -i, और आई का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आपसे पूछे कि कोई इमेजिनरी नंबर का पावर कितना करें कि एक रियल नंबर मिल जाएगा। ये तो इमेजिनरी नंबर है ना, इमेजिनरी का पावर कितना करे तो एक रियल नंबर मिल जाएगा, तो आप बोलिएगा 4। क्या बोलिएगा 4। कोई दिक्कत इसमें, हमको कुछ छूटा है इसमें, कुछ नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा। ये फार्मूले आपको क्या करना है याद करना है। क्या करना है याद करने, आप लोगों को याद होगा मुझे पता है, बट बेसिकली आपको क्या करना है एक बार इसको देख लेना है, फार्मूले को देख लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन पे थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं टॉप 100 फार्मूले करने वाला हूँ। टॉप 100 करूँगा, उसके बाद अगले वीडियो में फिर टॉप 100 करूँगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा हर जो फार्मूले का टॉपिक होगा, अभी मैथ का चल रहा है ना, इसके बाद आपको फिजिक्स का मिलेगा, इसके बाद आपको जो भी इंग्लिश का सेशन होगा मैं टॉप 100 करके आपके पास लेके आ जाऊँगा। इसको लिख लीजिए पहले, इसको लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट और टाइप के फार्मूले लेके आ रहा हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग। अभी मैं इजी वे के फार्मूले, जो भी फार्मूले इजी हैं मैं उस फार्मूले को अभी लिख रहा हूँ। धीरे धीरे टॉप पे जाएंगे, तो पहले इजी वाला लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। गुड। अब क्या है, अब यहाँ पे ये है कि फार्मूला का बेसिक पे है। सबसे पहले आपको ये बता चुका हूँ कि पॉइंट अगर x1 y1 आपको दिया रहे, पॉइंट x1 y1 दिया रहे, एक सर्कल का इक्वेशन दिया रहे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0, मीन्स इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन पॉइंट एंड सर्कल। और आपसे पूछ दे कि वो पॉइंट बताइए सर्कल पे है कि सर्कल से बाहर है कि सर्कल से अंदर है, तो आपको कुछ नहीं करना है। उस पॉइंट को जनरली क्या करते हैं हम लोग सर्कल में रख देंगे, x की जगह x और y की जगह y को रख देंगे और वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू आई, मतलब 5, 6, 7, 8 आंसर आ रहा है पॉजिटिव, तो पक्का वो आउटसाइड होगा। आउटसाइड कहने का मतलब क्या है, सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट लाई करेगा। अगर नेगेटिव आए तो पक्का ये अंदर लाई करेगा, और 0 आता तक कहाँ पे उस सर्कल पर लाई करेगा। ये आपको याद रखना है कि बाहर अंदर, और ये अंदर वाली बात सर्कल पर वाली बात और बाहर वाली बात कैसे होगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव और 0 का कंडीशन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछता है, एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है, 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये पक्का रहता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर k, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर k पूछेगा। बताइए x का पावर k का कोफिशिएंट x प्लस a का पावर n के एक्सप्रेशन में कहाँ होगा। तो कहाँ होगा ये तो हमको पता नहीं होता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं क्या कि ये जो होगा x का पावर k एक्सप्रेशन का जो कोफिशिएंट होगा वो जनरल टर्म में होगा। और जनरल टर्म क्या बोलते हैं tr+1 टर्म। अगर पांचवा बोलता है तो क्या होगा t4+1। तो r की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। आपको क्वेश्चन कराया हूँ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो वहाँ भी क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल से आप जुड़ जाइए। अगर एग्जाम क्रैक करना है 25 में कम से कम 20, 21, 22 तक पहुँचना है तो, है कि नहीं। तो ये एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे, tr+1 टर्म होता है और tr+1 टर्म को ही जनरल टर्म बोलते हैं। और जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, NCR x टू द पावर n-r इंटू a टू द पावर r, यही होता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
ये सब रिवीजन चल रहा है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब कैसे, देखिए ए क्रॉस बी करने पे क्या आएगा, ये वेक्टर है, ये क्या है, यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या है, वेक्टर है। और वेक्टर का डॉट कराया गया किससे, वेक्टर से। और वेक्टर का जब दो वेक्टर का हम डॉट कराएंगे तो जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, एक स्केलर वैल्यू निकल के आएगी। देखिए इसको लिखते कैसे हैं, ये एकदम सीरीज चलनी चाहिए। देखिए ए बी सी, तो ए बी सी लिख दिया। मन के बी से लिखूँ तो बी सी, उसके बाद क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, बी सी ए। मन के सी से लिखूँ तो सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। यही सीरीज क्या होनी चाहिए, यही सीरीज आपकी चलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ सीरीज चलनी चाहिए। जो आपकी सीरीज होगी वो क्या हुई, सीरीज आपकी चलनी चाहिए। सीरीज होगा जो 1 बाय 1 आपको चलाना है तो चलाना है, आप माइंड में रख लीजिए कि सीरीज चलाना है। अगर इन तीनों में से कोई भी दो सेम हुआ, इन तीनों में से कोई भी दो सेम हुआ, देखिए तो ए क्या हो गया, इन तीनों में से कोई भी दो सेम हो गया ना, तो उसकी वैल्यू क्या कीजिएगा, सीधा आप 0 बोल दीजिएगा। एग्जाम में ये आया क्वेश्चन है कि कोई भी अगर दो वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, कोई भी वैल्यू जब दो सेम आएगी तो वैल्यू 0 हो जाएगा और सीरीज चलना चाहिए। सीरीज अगर गड़बड़ाएगा उधर उधर तो निगेटिव वैल्यू आती है। जैसे मान लो बी सी ए लिखा हो ना, बी ए को यहाँ कर दूँ, सी को यहाँ कर दूँ, तो यहाँ पे बस एक निगेटिव वैल्यू लग जाएगी, है कि नहीं। ये देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे बी क्रॉस सी को, तो बी क्रॉस सी को जब सॉल्व करेंगे तो वेक्टर निकल के आएगा। और वेक्टर का क्रॉस अगर एक वेक्टर से करेंगे तो वेक्टर ही बन के आएगा। ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी को लिखते कैसे, देखिए पहले इस दूर वाले से कराते हैं डॉट, दूर वाले से, पहले दूर वाले से तो ए डॉट सी, पहले दूर वाले से तो ए डॉट सी, तो ए डॉट सी लिखा, फिर लिखेंगे बी वेक्टर, तो ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस, फिर कराएंगे नज़दीक वाला से डॉट, ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो फिर बचा क्या, तो सी तो लिख देंगे सी। कहने का मतलब क्या है, पहले दूर वाला से ए डॉट सी, फिर लिखेंगे बी, फिर ए डॉट बी, फिर लिखेंगे क्या, सी लिखेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, लिखिए उसको जल्दी से, वहाँ तक लिखिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं था, किसी को दिक्कत नहीं था, अच्छा वेरी गुड। ये देखिए ये सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया प्रोजेक्शन वाला, प्रोजेक्शन वाला। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, प्रोजेक्शन पूछ रहा है, छाया पूछ रहा है। जैसे ये मान लीजिए वेक्टर ए नीचे है और ये वेक्टर बी है, तो बी की छाया ए पर कितना पड़ेगी। मान लीजिए लाइट जलाएंगे जब इधर से, जब लाइट जलाएंगे तो इसकी छाया पड़ेगी ना इस पर, है कि नहीं। तो यही लिखा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ध्यान दीजिएगा किस पे पड़ रहा है वेक्टर, किस वेक्टर पे पड़ रहा है, ए पे पड़ रहा है। छाया किस पे पड़ रहा है, ए पे। देखते हैं क्या लिखेगा ऐसे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो ऑन वेक्टर ए ना मीन्स ए पे पड़ रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो बी पे पड़ रहा है। तो जिस पे पड़ता है याद रखिएगा उसका कैप लेते हैं, जिस पे पड़ता है उस पर क्या लेते हैं, कैप लेते हैं। तो यहाँ ए पे पड़ रहा है तो हमने ले लिया ए का कैप ले लिया, ए कैप ले लिया, और बी था तो बी और ए का हमने क्या कर लिया, कैप ले लिया। ये बी वेक्टर का बी वेक्टर होता है और ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो क्या करेंगे, बी इसको लिख देंगे ए कैप को वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और इसके बाद आपको सॉल्व करना आता है कि ए डॉट बी कैसे निकालते हैं और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कैसे करते हैं, ये आप लोग कर लोगे, है कि नहीं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पूछता है, कभी कभी ध्यान देना प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ लेता है। क्या करता है, प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ लेता है। माइंड में याद रखना क्या कि प्रोजेक्शन पूछा है या प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा है। तो ये केसेस क्या आ जाएंगी, अलग अलग आ जाएंगी कि भाई आप वेक्टर पूछ रहे हो या प्रोजेक्शन पूछ रहे हो। अगर प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ लेगा तो पहले वाली कंडीशन सेम की सेम रहेंगी, उसमें फिर से एक बार डॉट कर देते हैं किसका, उसका यूनिट वेक्टर का, मीन्स ए कैप का। देखिए प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो बी ए का हमने क्या लिया था, कैप लिया था जस्ट प्रीवियस की तरफ, डॉट कर देंगे फिर से क्या, फिर से एक कैप से। तो ये बी डॉट ए बाई में ए कैप था, फिर इसको ए डॉट बाई कर देंगे, तो बी डॉट ए इंटू ए बाई में ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे इसको, है कि नहीं। आपको पता है कि कोई भी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी हो तो a और b उस लाइन का क्या बताते हैं, स्लोप बताते हैं, और c क्या बताता है, उसका y इंटरसेप्ट बताता है कि नहीं। ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कोई अगर लाइन हो तो a और b उसका क्या बताता है, स्लोप बताता है, और c क्या बताता है, उसका इंटरसेप्ट बताता है। तो यही यहाँ पे दो लाइन लिखा हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, a2 प्लस बी वाई प्लस सी टू। इस दोनों पैरेलल लाइन्स, क्यों मैं पैरेलल लिखा हूँ, पैरेलल इसलिए लिखा हूँ क्योंकि दोनों का स्लोप देखिए, दोनों का स्लोप क्या है, दोनों का स्लोप सेम है,
जब दोनों का स्लोप सेम होगा तो डिस्टेंस पैरेलल आएंगे, क्या होता है इन दोनों को माइनस कर देंगे, C1 माइनस C2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे क्या, कंडीशन ऑफ डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो C1 माइनस C2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, मॉड में ले लिया गया है। तो यहाँ मॉड में क्या कर लिया, ले लिया। ए बी को यहाँ बता दिया, ए बी क्या है, स्लोप है। ए बी क्या है यहाँ पे, स्लोप है। ये जो एग्जाम में 1 नंबर का फंस जाता है, ये लिखा हो इतना बड़ा नाम, इसको नहीं समझना है, बस आपको ये समझा रहा हूँ। देखिए अगर लिमिट आपको दे दे एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या दे दे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर आपको दे दे, देखिए इक्वेशन क्या लिखा हूँ, a1x², पूरा कुछ नहीं लिखा हूँ, इससे कुछ नहीं पढ़ना है, बस देखना है क्या कि ऊपर वाले की हाईएस्ट डिग्री कितनी है और नीचे वाले की हाईएस्ट डिग्री कितनी है। 1 मार्क्स का एग्जाम में पक्का आएगा। जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू, बस ये इन्फिनिटी होना चाहिए, ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि जो ये लिमिट है हमेशा एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगी, तभी ये मेरा दिया गया ट्रिक आपको काम करेगा, है कि नहीं। क्या ट्रिक है सर, ट्रिक यही है कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का हाईएस्ट डिग्री देख लीजिए, हाईएस्ट डिग्री देख लीजिए। तो इसकी भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री है कितनी, 2। अगर हाईएस्ट डिग्री दोनों की सेम मिल गई, क्या मिल गई, सेम मिल गई, तो बस उसका कोफिशिएंट ही क्या होता है, आंसर होता है। तो इसका A1 है, इसका B1, तो A1 बाई B1। बोले कोई दिक्कत तो, जब हाईएस्ट डिग्री दोनों इक्वेशन का जो डिवाइड किया गया था दोनों के सेम आ गई, x⁻2 था, x⁻2 था, तो जो उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे वो सेम का सेम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा केस देखिए, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3, इसका हाईएस्ट डिग्री 2, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3, इसका हाईएस्ट डिग्री 2। मीन्स अगर ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा, देखिए ऊपर वाला बड़ा है ना, मीन्स ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर जाओ तो ऊपर कितना जा सकते हो, इनफाइनाइट, तो बस मार देगा क्या, इनफाइनाइट। ध्यान देना, अगर दोनों का डिग्री इक्वल हो तो आंसर उसका कोफिशिएंट होता है। अगर ऊपर वाला बड़ा तो इनफाइनाइट और नीचे वाला बड़ा तो 0। ये 3 केस आप अपने माइंड में रखिए। देखिए यहाँ पे जब दोनों इक्वल था तो कोफिशिएंट आंसर हो गया, जब ऊपर वाला बड़ा है तो इनफाइनाइट, और जब नीचे वाला बड़ा है, क्या है, नीचे वाला यहाँ पे बड़ा है, नहीं ऐसे कर देते हैं, इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं और इसको यहाँ पे 3 लिख देते हैं। कहने का मतलब इसका पावर कितना था, इसका पावर 1 था, मीन्स x का पावर 1 था और यहाँ x का पावर कितना आ गया, 3 आ गया। x का पावर 1 था और यहाँ x का पावर कितना आ गया, 3 आ गया। तो कौन बड़ा है, ऊपर वाला के नीचे वाला, नीचे वाला बड़ा हो गया। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ऊपर वाला बड़ा तो इनफाइनाइट, नीचे वाला बड़ा तो 0, और जो दोनों इक्वल तो उनका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। ये तो आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x या sin x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 1। इससे एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1, और sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। आपको बनाना आता है ना, जैसे ऐसे पूछे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऐसे दे दे sin 2x अपॉन x दे दे, क्या दे दे, 2x अपॉन x। तो आपको ये तो पता है ना कि भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x कितना होता है, 1। तो sin x कितना दिया है, 2x दिया है, और यहाँ कितना दिया है, x ही दिया है। तो 2x अगर ऊपर है, नीचे भी अगर 2x हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि sin x जितना एंगल यहाँ और वही वैल्यू अगर नीचे भी तो आंसर होता है 1। तो यहाँ अगर 2x है तो यहाँ भी क्या बनाएंगे, 2x बनाएंगे। तो क्या कर देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे, तो 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 से क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली पूरी वैल्यू हो जाएगी कितना, 1। तो ये 1 इंटू कितना, 2, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, है कि नहीं। आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इसको लिखिए एक बार, इसको लिखिए जल्दी से, जैसे नोट डाउन कीजिए इसको, वेरी गुड, जल्दी से जॉट इट डाउन फास्ट, गुड। तो देखिए सारे जो थे एक इंपॉर्टेंट थे, सारे क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। ये टॉप 30 अभी 40 हुए ना, ऐसा ऐसा करके डेली में क्या करूँगा, आपको कराऊंगा टॉप क्वेश्चन। क्या कराऊंगा, जितने भी टॉप क्वेश्चन हैं उन टॉप क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, पढ़िया 1 बाय 1 एज्यूम किया। तो इतना आज आप लोग कीजिए, उसके बाद कल हम फिर आएंगे, फिर आपके लिए कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छे अच्छे फॉर्मूले लेके आएंगे और इसको हम लोग डील करेंगे। तो जो मैं चैनल को फिर से बोल रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए। आपसे एक लाइक सब्सक्राइब ही मैं मांग रहा हूँ, और तो कुछ मांग नहीं रहा हूँ, तो उसको लाइक सब्सक्राइब आप लोग कीजिए। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आप लोग इसको जॉट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट लिख लीजिए इसको जल्दी से।